जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 2 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इसको पढ़ाने से पहले पिछले वीडियो में बताए गए ध्वनि नामक कविता के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। ध्वनि नामक कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उनका मानना है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो उनके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आने से प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी तरह कवि भी अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी ख्याति फैलाना चाहते हैं। कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें सुबह दिखाना चाहते हैं, यानी वह अपनी कविता द्वारा आलस्य में डूबे और निराशा से भरे युवाओं को प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहते हैं, ताकि वह नया सृजन कर सकें। अतः कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। तो अब हम अपने पाठ 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिनके लेखक हैं श्री कामतानाथ। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हिंदी भाषा के लेखक थे। इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं लिखी हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक आदि। इनकी मुख्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। उपन्यास: समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा 2 खंड, पिघलेगी बर्फ। कहानी संग्रह: छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता हुआ चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। नाटक: दिशाहीन, फूलन, कल्पतरू की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1, एकांकी, भारत भाग्य विधाता, प्रहसन, औरतें, गाई दा मोपांसा की कहानियों पर आधारित, अनुवाद प्रेत, घोस्ट हेनरिक इब्सन, संपादन कथांतर। इन्हें निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया: पहल सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार आदि। इनका निधन 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसमें लेखक ने अपने मामा के गांव का वर्णन किया है, जहां वह हर गर्मी की छुट्टी में जाया करता था। तो शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इसमें लेखक कहना चाहता है कि वह बचपन में अपने मामा के गांव जाता था, जहां बदलू नाम का एक आदमी था जो उसे बहुत ही अच्छा लगता था, और वह लाख की गोलियां बनाकर उसे देता था। उसे मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि वह वहां से जब लौटता था तो उसके पास रंग बिरंगी ढेर सारी गोलियां होती थीं, जिसे देखकर सभी बच्चों का मन आकर्षित हो जाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था।
बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। इसमें लेखक बताता है कि बदलू उसके मामा के गांव का होने के कारण उसका मामा लगता है, लेकिन वह उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी जलती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इसमें लेखक बताता है कि बदलू के सामने चौखट के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख यानी सलाई के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न यानी अलग अलग आकार की बेलन नुमा बेलन की तरह मुंगरी रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। इसमें लेखक कहता है कि बदलू अपना कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में लेखक का दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह उसे लल्ला कहा करता था और उसके पहुँचते ही उसके लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। वह घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो, यानी किसी नई बहू की कलाई हो, हाथ हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ,
शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। इसमें लेखक कहता है कि बदलू एक मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ी बनाकर बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। चूड़ियाँ बनाने का काम उसके पूर्वज भी करते थे, यानी उनका यही व्यवसाय था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की मांग बहुत ही ज़्यादा थी। उस गांव की स्त्रियां तो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं, साथ ही आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी वह वस्तु के बदले चूड़ियाँ देता था। सभी लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ खरीदते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। लेखक ने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य ही जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी जितना वह कह देता था उतना ही वह लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, यानी लेखक कहता है कि उसे याद है कि उसके मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह रूठ गया था और फिर उसको मनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज भी मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी भी मिलती और रुपए मिलते और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। इसमें लेखक कहता है कि बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ थी। वह उसे नहीं पसंद थी। वह किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखता तो बहुत ही तेज गुस्सा हो जाता और कभी कभी तो उन सबको कुछ न कुछ कह देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। इसमें लेखक बताता है कि बदलू उससे घंटों बातें किया करता था। कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उसके घर के बारे में पूछता, तो कभी उसके शहर के में रहने के जीवन के बारे में पूछता। और उससे लेखक कहता था कि शहर में सभी औरतें, सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह जवाब देता था कि शहर की बात
और है। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ की औरतें तो अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, यानी कोमल होती हैं। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। और कभी कभी बदलू लेखक की अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। इसमें लेखक कहना चाहता है कि बदलू उसे इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी खातिरदारी तो करता ही था, लेकिन इसके अतिरिक्त रोज ही वह उसके लिए 1-2 गोलियां बना ही देता था। पाठ के अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पाठ को समझने में आपकी सहायता करेंगे। पहला प्रश्न, सारे गांव में लेखक को सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? दूसरा प्रश्न, लेखक अपने मामा के गांव क्यों जाना चाहता था? तीसरा प्रश्न, लेखक को बदलू को क्या कहना चाहिए था और वह उसे क्या कहता था? चौथा, बदलू का मकान कहाँ पर बना था, उसके मकान के दृश्य का वर्णन करो। पांचवा प्रश्न, वह लाख को कहाँ पर पिघलाता था? छठा प्रश्न, बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था, वर्णन करो। सातवां प्रश्न, बदलू लेखक को क्या कहता था? आठवां प्रश्न, बदलू कौन था और उसका पैतृक पेशा क्या था? नौवां प्रश्न, सभी लोग बदलू से चूड़ियाँ किस प्रकार लेते थे? 10वां प्रश्न, बदलू के स्वभाव के बारे में लिखो। आज बस इतना ही। आगे की कहानी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।